विहान कुमार जजमेंट 2025 के सबसे महत्वपूर्ण क्रिमिनल लॉ निर्णयों में से एक है जो आर्टिकल 22(1) और आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स को मजबूत करता है। जजमेंट की मुख्य बातें: सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2025 को यह लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें कोर्ट ने पाया कि विहान कुमार की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी क्योंकि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस नोंगमे कपाम कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया था। इस जजमेंट का महत्व: कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को अरेस्ट के कारण बताना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, न कि केवल प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। यदि यह नहीं किया जाता तो अरेस्ट पूरी तरह इलीगल हो जाती है। यह जजमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर बर्डन डालता है कि वे साबित करें कि उन्होंने आर्टिकल 22(1) का कंप्लायंस किया है। यह अक्यूज्ड के फेवर में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया कि वे रिमांड देने से पहले आर्टिकल 22(1) कंप्लायंस को वेरीफाई करें और यदि वायलेशन पाया जाए तो तुरंत रिलीज का आदेश दें। बेल के मामले में इम्पैक्ट: यह जजमेंट बेल लॉ में क्रांतिकारी है क्योंकि यह एस्टैब्लिश करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के केसेस में स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस को ओवरराइड करके बेल दी जा सकती है। यह पर्टिकुलरली PMLA, NDPS जैसे स्ट्रिक्ट लॉज के केसेस में महत्वपूर्ण है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कोर्ट ने हैंडकफिंग और चेनिंग को हॉस्पिटल में आर्टिकल 21 का वायलेशन माना और इसे ह्यूमन डिग्निटी के विरुद्ध बताया। यह कस्टोडियल वायलेंस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए महत्व: आपकी क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए यह जजमेंट बेहद उपयोगी है क्योंकि यह बेल एप्लीकेशंस में स्ट्रॉन्ग ग्राउंड प्रदान करता है और प्रोसीजरल वायलेशंस को चैलेंज करने का इफेक्टिव तरीका देता है। यह BNSS सेक्शन 47 पुराना के कार PC सेक्शन 50A के इम्प्लीमेंटेशन को भी मजबूत करता है। विहान कुमार जजमेंट बेल और जमानत के मामलों में रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट डालेगा, विशेषकर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस के केसेस में। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस को ओवरराइड करना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब आर्टिकल 22 का वायलेशन हो तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन बेल एग्जिस्ट होने पर भी कोर्ट को बेल देनी होगी। ये PMLA, NDPS जैसे स्ट्रिक्ट लॉज के केसेस में गेम चेंजर है। बर्डन ऑफ प्रूफ का शिफ्ट: अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर बर्डन है कि वे साबित करे आर्टिकल 22 का कंप्लायंस हुआ है। यदि अक्यूज्ड ये एलिगेशन करता है कि उसे अरेस्ट के कारण नहीं बताए गए तो पुलिस को प्रूव करना होगा कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है। मैजिस्ट्रेट की नई जिम्मेदारी: मैजिस्ट्रेट का अब यह ड्यूटी है कि रिमांड देने से पहले वे वेरीफाई करें कि आर्टिकल 22 का कंप्लायंस हुआ है या नहीं। यदि वायलेशन मिलता है तो तुरंत रिलीज का आदेश देना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब आर्टिकल 22 का वायलेशन एस्टैब्लिश हो जाए तो मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है कि वे फोर्थविथ ऑर्डर द रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड। बेल एप्लीकेशंस में नए आर्ग्यूमेंट्स: अब बेल एप्लीकेशंस में मजबूत ग्राउंड मिल गया है। यदि आर्टिकल 22 का वायलेशन प्रूव हो जाए तो ऑटोमेटिक बेल का राइट है। यह सेक्शन 47 BNSS पुराना CRPC 50A के साथ साथ अप्लाई होता है। चार्जशीट फाइल होने के बाद भी यदि अरेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने आकाश यादव केस में यह प्रिंसिपल अप्लाई किया है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन: मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जहां बेल रिस्ट्रिक्शंस बहुत स्ट्रिक्ट है वहां अब आर्टिकल 22 का वायलेशन के ग्राउंड पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के आधार पर बेल मिल सकेगी। नारकोटिक्स केसेस में भी यह प्रिंसिपल अप्लाई होगा। कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बेल डॉक्ट्रिन कहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए स्ट्रैटेजी: अब हर बेल एप्लीकेशन में यह स्पेसिफिक ग्राउंड लेना चाहिए कि अक्यूज्ड को प्रॉपर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए। CCTV फुटेज और रिटन कम्युनिकेशन की डिमांड करनी चाहिए। फर्स्ट प्रोडक्शन के समय ही मैजिस्ट्रेट को आर्टिकल 22 का कंप्लायंस के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए। यदि प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है तो इमीडिएट रिलीज का एप्लीकेशन देना चाहिए। यह जजमेंट बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पैराडाइम शिफ्ट है जो अक्यूज्ड के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन से ऊपर रखता है। विहान कुमार जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट मेमो और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बीच बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन की है जो क्रिमिनल प्रैक्टिस के लिए गेम चेंजर है। अरेस्ट मेमो क्या होता है? अरेस्ट मेमो में केवल फॉर्मल डिटेल्स होती हैं जो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन है। अरेस्टेड पर्सन का नाम, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, FIR पर्टिकुलर्स और सेक्शंस अप्लाइड। डेट और टाइम ऑफ अरेस्ट: अरेस्टिंग ऑफिसर का नाम,
रिलेटिव को इन्फॉर्म करने की डिटेल्स। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 26 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अरेस्ट मेमो इनकॉर्पोरेट्स द नेम ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, हिज परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ एफआईआर एंड सेक्शन अप्लाइड, लेकिन नॉट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होते हैं? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेसिफिक फैक्चुअल डिटेल्स होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से अरेस्ट की गई, ऑल बेसिक फैक्ट्स जिन पर अरेस्ट बेस्ड है, पर्सनल और स्पेसिफिक रीजंस जो उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के लिए हैं, अक्यूजेटरी मटेरियल जो आयोग के पोजेशन में है। कोर्ट ने प्रबीर पुरतयस्था केस का रेफरेंस देते हुए कहा कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वुड बी पर्सनल टू द अक्यूज्ड और जनरल रीजंस से अलग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूलिंग, information about the arrest is completely different from information about the grounds of arrest। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। mere information of arrest will not amount to furnishing grounds of arrest। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि अक्यूज्ड यह क्लेम करता है कि उसे प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं बताए गए, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रूव करना होगा कि कंप्लायंस हुई है। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए केवल अरेस्ट मेमो देना आर्टिकल 22 का वायोलेशन है। यह सुप्रीम कोर्ट ने आशीष कप्पर केस में भी कंफर्म किया है। अरेस्ट मेमो कैनॉट बी कंस्ट्रूड एज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में मीनिंगफुल पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो अक्यूज्ड को डिफेंड हिमसेल्फ के लिए एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दे। वेग रेफरेंसेस सफिशिएंट नहीं है। ये आर्टिकल 22 का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, न कि कोई प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी। सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। आपके केसेस में एप्लीकेशन अब हर केस में स्पेसिफिकली। सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है कि अरेस्ट मेमो को कभी भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट का कैटेगोरिकली पोजीशन, अरेस्ट मेमो कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। यह सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट और अनएम्बिगुअस रूलिंग है जो आशीष कक्कर केस मार्च 2025 में भी रिकन्फर्म हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नो अदर वर्थवाइल पर्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड अरेस्ट मेमो में। सिंगल एक्सेप्शन, वारंट अरेस्ट्स। केवल एक एक्सेप्शन है, जब वारंट के साथ अरेस्ट होती है तो सेपरेट ग्राउंड्स देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कासीरेड्डी उपेंद्र रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ एपी जून 2025 में हेल्ड किया कि वारंट इज एडिक्वेट टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। वैलिड अरेस्ट वारंट होना चाहिए। वारंट को अक्यूज्ड को रीड करके सुनाना होगा। वारंट में ऑलरेडी स्पेसिफिक एलिगेशंस और सेक्शंस मेंशन्ड होते हैं। क्यों अरेस्ट मेमो कभी सफिशिएंट नहीं हो सकता? अरेस्ट मेमो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है जिसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होती है, नेम, एड्रेस, प्लेस ऑफ अरेस्ट, टाइम और डेट ऑफ अरेस्ट, एफआईआर पर्टिकुलर्स और सेक्शंस, कोई स्पेसिफिक फैक्चुअल एलिगेशंस नहीं। आर्टिकल 22(1) की रिक्वायरमेंट केवल मीनिंगफुल पर्टिकुलर्स से पूरी होती है, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन से नहीं। मीनिंगफुल मैनर में ग्राउंड्स देना जरूरी है। इवन डिटेल अरेस्ट मेमो इनसफिशिएंट। चाहे अरेस्ट मेमो में कितनी भी डिटेल्स भर दी जाएं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को सैटिस्फाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार केस के पैरा 26 में स्पष्ट किया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम अरेस्ट मेमो। मार्च 2025 में आशीष कक्कर केस में कोर्ट ने फिर से कंफर्म किया कि अरेस्ट मेमो सिंपली डज नॉट मीट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 47 BNSS। प्रैक्टिकल इम्पैक्ट PMLA, NDPS, UAPA जैसे स्पेशल लॉज में भी अरेस्ट मेमो सफिशिएंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ओवरराइड सभी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। यदि अक्यूज्ड क्लेम करे कि प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं दिए गए, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मीनिंगफुल कंप्लायंस प्रूव करनी होगी। केवल अरेस्ट मेमो सफिशिएंट नहीं। आपकी प्रैक्टिस के लिए स्ट्रैटेजी हर केस में स्पेसिफिकली आर्ग्यू करे कि अरेस्ट मेमो इक्वल टू ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और यह कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। वारंट अरेस्ट्स को छोड़कर सभी केसेस में यह स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। CCTV फुटेज, रिटन कम्युनिकेशन और स्पेसिफिक फैक्चुअल डिटेल्स की डिमांड करे, अरेस्ट मेमो केवल इनएडिक्वेट है। बॉटम लाइन, केवल वारंट अरेस्ट्स में एक्सेप्शन है। बाकी सभी केसेस में अरेस्ट मेमो नेवर सफिशिएंट है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से एस्टैब्लिश किया है कि अरेस्ट मेमो को केवल एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ग्राउंड्स माना जा सकता है। सिंगल एक्सेप्शन, वारंट बेस्ड अरेस्ट। केवल वारंट बेस्ड अरेस्ट्स में
अरेस्ट मेमो को ग्राउंड्स माना जा सकता है, लेकिन टेक्निकली यह भी अरेस्ट मेमो नहीं बल्कि वारंट इटसेल्फ होता है। वैलिड जुडिशियल वारंट होना चाहिए। वारंट को अक्यूज्ड के सामने रेड करना होगा। वारंट में स्पेसिफिक एलिगेशंस, सेक्शंस और डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड होती हैं। वारंट इज एडिक्वेट टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड्स फॉर अरेस्ट। कसिरेड्डी उपेंदर रेड्डी केस, May 2025. No other exceptions exist. The grounds of arrest are different from the arrest memo. यह विहान कुमार जजमेंट का पैरा 26 है जो एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन एस्टैब्लिश करता है। अरेस्ट मेमो कैनॉट बी कंस्ट्रूड एज ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आशीष कक्कर केस, चाहे अरेस्ट मेमो में कितनी भी डिटेल्ड mere information of arrest will not amount to furnishing grounds of arrest. Information about the arrest is completely different from information about the grounds of arrest. What cannot make arrest memo valid? पुलिस डायरी में subsequent entries भी arrest memo को validate नहीं कर सकती. This is an afterthought. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, relatives को arrest के बारे में inform करना भी grounds of arrest नहीं है। यह कंप्लीटली डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। रिमांड रिपोर्ट भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं हो सकती। रिमांड रिपोर्ट कैनॉट इन लॉ बी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स आर्टिकल 22(1) की रिक्वायरमेंट है कि सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द बेसिक फैक्ट्स दिया जाए। अरेस्ट मेमो में यह स्ट्रक्चरल इम्पॉसिबिलिटी है क्योंकि यह प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। ग्राउंड्स को अक्यूज्ड की समझ की भाषा में देना होगा जो मीनिंगफुल मैनर में हो। अरेस्ट मेमो यह ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर बर्डन है कि वे प्रूफ करें कि मीनिंगफुल ग्राउंड्स दिए गए हैं। When arrested accused alleges non-compliance, burden will always be on the investigating officer. आपकी प्रैक्टिस के लिए क्लियर स्ट्रैटेजी केवल वारंट अरेस्ट्स में एक्सेप्शन है।